हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट केस, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क केस जो है शाह बानो केस। 1985 का बहुत ज़्यादा लैंडमार्क केस है। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम एंड अदर्स, ये है इस केस का पूरा नाम। जजमेंट तो आई थी 23 अप्रैल 1985 को, लेकिन आज भी ये बहुत एक रेलिवेंट केस है। जजेस कौन कौन थे जिन्होंने इस जजमेंट के अंदर अपना डिसीजन दिया था? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई चंद्रचूड़, जस्टिस डी देसाई, जस्टिस चिन्नप्पा और रेड्डी, जस्टिस वेंकट रमैया, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। अब केस के ब्रीफ फैक्ट्स देख लेते हैं। शाह बानो जो थी वो मैरिड थी एक इंसान के साथ जो कि मुस्लिम थे, मोहम्मद अहमद खान। 1932 को इनकी शादी हुई थी, इनके बच्चे भी थे। लेकिन 1978 के अंदर इनके हस्बैंड ने इनको घर से बाहर निकाल दिया इनके बच्चों के साथ। इनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था, तो ये मजबूर हो गई एक मेंटेनेंस की एप्लीकेशन या पिटिशन फाइल करने के लिए बिफोर द कोर्ट। एंड वो इन्होंने फाइल करी थी सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अब जो है रिपील हो गया है और उसकी जगह नया लॉ आ गया है। लेकिन उस टाइम पे की हम बात कर रहे हैं जब ये केस फाइल किया गया था, तो उस टाइम तो सीआरपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ही रेलिवेंट था, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसी प्रोविजन की बात करेंगे। अब जो हस्बैंड थे उन्होंने इंस्टेंटली क्या किया, डिवोर्स दे दिया अपनी वाइफ को। एंड वो इररिवोकेबल तलाक था मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंगली, जिसके तहत वो मेंटेनेंस देंगे वाइफ को एक लिमिटेड पीरियड तक ही, जो कि कितना होता था, इद्दत पीरियड तक ही। इद्दत पीरियड तक ही हस्बैंड लायबल होता है मेंटेन करने के लिए अपनी वाइफ को। आफ्टर दैट इद्दत पीरियड हस्बैंड इज नॉट अंडर एनी लायबिलिटी टू मेंटेन हर वाइफ, टू मेंटेन हिज वाइफ। अब हाउएवर यहाँ पर कोर्ट ने तो शाह बानो के फेवर में डिसीजन दिया। कोर्ट ने बोला, मजिस्ट्रेट ने बोला कि 25 रुपीज पर मंथ मेंटेनेंस देना पड़ेगा रिस्पोंडेंट को, पेटिशनर को। हाउएवर ये जो मेंटेनेंस का अमाउंट था ये बहुत ही ज्यादा कम था। उनके बच्चों का मेंटेनेंस और उनका मेंटेनेंस उतने में करना बहुत ज्यादा कठिन था। यहाँ पे जो अग्रीव्ड थे इस डिसीजन से, ये 25 रुपए पर मंथ का जो डिसीजन दिया था कोर्ट ने, तो जो शाह बानो थी उन्होंने कोर्ट में एक रिविजन पिटीशन फाइल करी इस अमाउंट को बढ़ाने के लिए। कोर्ट ने इस अमाउंट को बढ़ाकर 179 रुपीज कर दिया। अब इंस्टेंटली इस अपील के रिजल्ट में हस्बैंड जो अहमद खान जी थे उन्होंने इस पिटिशन को डिसमिसल करने के लिए कोर्ट में प्रेयर रखी कि ये जो इंक्रीज अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस की पिटिशन फाइल की गई है इसको डिसमिस कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर अब कई सारे इश्यूज खड़े हुए कोर्ट के सामने। क्या क्या? नंबर 1, कि क्या हस्बैंड एक ऑब्लिगेशन के अंडर है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे आफ्टर डिवोर्स? अपार्ट फ्रॉम मेहर क्या कोई अदर अमाउंट के लिए भी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हस्बैंड? क्या सेक्शन 125 ऑफ द कोड अप्लाई होगा मुस्लिम वुमेन के ऊपर? क्या मुस्लिम वुमेन एलिजिबल है भी कोई अमाउंट लेने के लिए अपने हस्बैंड से, डावर के अलावा या मेहर के अलावा? तो ये सारे कुछ इश्यूज थे जो कोर्ट के सामने खड़े हुए। अब इद्दत पीरियड क्या होता है? तो ये एक पीरियड होता है जो मुस्लिम वुमेन अकेले रहती है, या तो अपने पति के डेथ के बाद या फिर पति से डिवोर्स के बाद। तो वो दोनों के टाइम पीरियड एक होता है जो वो टाइम ड्यूरेशन में वो अकेले रहेगी। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड वो रीमैरिज नहीं कर सकती। तो ये एक पीरियड ऑफ सिक्लूजन होता है। बेसिकली वाइफ जो है वो अकेले में रहती है, चाहे हस्बैंड की डेथ हो गई हो, चाहे हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दिया हो, वो अकेले रहेगी उस पूरे पीरियड के अंदर। उसी को हम बोलते हैं इद्दत पीरियड। जनरली ये इद्दत पीरियड 3 मंथ्स का होता है। अब आर्ग्यूमेंट क्या रखी गई पार्टीज के द्वारा? द कोर्ट हैज नो पावर। भाई सिंपली कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि वो पर्सनल लॉज के अंदर इंटरफेयर करे। जो पर्सनल मैटर्स है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो मैटर्स है उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। जो कि मैटर्स गवर्न हो रहे हैं किससे? द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 से। एंड यहाँ पे जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का, वो अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या करता है? वो इंपोज करता है एक ड्यूटी हस्बैंड के ऊपर कि उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है अपनी वाइफ को आफ्टर डिवोर्स, अगर उनके पास अपने आप को मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट मींस नहीं है। कोर्ट ने यहाँ पे एक पोजीशन बताई कि जो सेक्शन 125 है वो मुस्लिम वुमेन पर भी अप्लाई होता है, जो कि हेल्ड किया गया था एक केस के अंदर, दैट इज बाय तहिरा केस, जिसके अंदर बोला गया कि मुस्लिम वुमेन्स को इक्वल ट्रीट करने के लिए यहाँ पर सेक्शन 125 के अंदर बोला गया है कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी अप्लाई होता है हर रिलीजन के वुमेन पर। ये एक राइट प्रोवाइड करता है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। उनका रिलीजन क्या है ये मैटर ही नहीं करता।
सो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इज सेकुलर इन नेचर, यानी कि ये बिना रिलीजन देखे हर किसी पर इक्वली एप्लीकेबल है। तो ये बात बोली थी बाई ताहिरा केस के अंदर, और इसी केस को रेफर किया गया शाह बानो केस के अंदर भी। सो शाह बानो केस में जजमेंट क्या आया था? सो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो सेक्शन 125 है वो पार्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर का। सो ये क्रिमिनल प्रोसीजर का पार्ट है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर तो हर इंसान पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पे पर्सनल लॉ में हम रिलीजन देखते हैं, लेकिन क्रिमिनल लॉ में तो हम रिलीजन नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम विदाउट एनी रिलीजन के जो बैरियर है उसको देखे बिना ही हम क्रिमिनल प्रोसीजर के जो प्रोविजंस है वो हर इंसान पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो ये जो ऑब्लिगेशन है वो हस्बैंड पर है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे, अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है जब तक वो रीमैरी नहीं कर लेती। अब फर्दर और क्या कहा गया, मेहर क्या होता है? तो मेहर एक अमाउंट है जो दिया जाता है मुस्लिम वाइफ को एक कंसिडरेशन के तौर पे, मैरिज की कंसिडरेशन। एंड यहाँ पर अगर मुस्लिम वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेती है या मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देता है, तो ये जो मेहर है इसको हम डावर भी बोलते हैं, ये दिया जाता है। लेकिन अगर डिवोर्स से पहले ही ये जो डावर है इसको कंप्लीटली दे दिया गया है, तो यहाँ पे लेटर ऑन हम मेंटेनेंस कैसे करेंगे? वो जो वाइफ है वो अपना मेंटेनेंस कैसे करेगी? वो अमाउंट सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर वो जो डावर है वो सफिशिएंट नहीं है या सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा मेंटेनेंस की ड्यूटी को, या वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है आफ्टर डिवोर्स, तो जो मेहर है वो क्या है, वो सही है क्या, हमें फिर और उसके अलावा और भी अमाउंट देना चाहिए? तो कोर्ट ने बोला मेहर जो है वो एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है जो वाइफ को दिया जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर, एंड इसको हम कंसीडर करेंगे एक अमाउंट जो दिया जाता है डिवोर्स के टाइम पे। लेकिन यहाँ पर जो शाह बानो है वो पूछ सकती हैं, वो मांग सकती हैं मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से जब तक वो रीमैरी नहीं करती। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्लियरली और प्रिसाइजली बोला कि यहाँ पर हस्बैंड जो है वो अंडर द ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करेगा। यहाँ पर रिलीजन का कोई भी रोल नहीं है जो अप्लाई होगा। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी सेकुलर इन नेचर है। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है अपने आप में कि कोई पर्टिकुलर क्लास या रिलीजन के लोगों पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, हर किसी पर अप्लाई होगा। सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का पर्पस क्या है कि ये एक स्पीडी रेमेडी प्रोवाइड करता है उन महिलाओं को जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही हैं आफ्टर डिवोर्स। तो ये जो केस है ये कई लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज भी किया गया, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ये समझ रही थी कि ये जो कोर्ट है, कोर्ट का जो डिसीजन है वो उनके पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर रहा है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। सो मुस्लिम कम्युनिटी एंड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस केस को क्रिटिसाइज किया। किस ग्राउंड पे? कि कोर्ट के पास पावर नहीं है हमारे रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करने का, एंड सेकंड ये हमारे शरीयत लॉ को वायलेट करता है। एंड ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है इसको कम करने के लिए, इसको दबाने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, एक एक्ट पास किया जिसका नाम है द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। अब इस एक्ट को नलिफाई करने के लिए एक केस आया था, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये जो एक्ट आया था इसके आने से क्या हुआ, सेक्शन 125 जो अप्लाई हो रहा था मुस्लिम वुमेन्स पर वो बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे इस एक्ट के आने से स्पेसिफाई कर दिया गया कि जो हस्बैंड है वो अंडर द ऑब्लिगेशन नहीं है अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए आफ्टर द इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड के ड्यूरिंग ही, यानी कि एक रिस्ट्रिक्शन इस एक्ट के अंदर भी बताई गई कि जो हस्बैंड है उनके ऊपर लायबिलिटी है अपनी वाइफ को मेंटेन करने की एक स्पेसिफिक पीरियड तक ही, एक रिस्ट्रिक्टेड पीरियड तक ही। और वो पीरियड क्या है, इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड तक ही मेंटेन करेंगे हस्बैंड अपनी वाइफ को, लेकिन उसके बाद नहीं करेंगे। सो ये जो एक्ट था ये कॉन्ट्रेरी था शाहबानो के जजमेंट के। शाहबानो की जजमेंट में तो वुमेन्स को राइट दिया जा रहा था, लेकिन इस एक्ट के जरिए क्या हो रहा था, जो राइट दिया गया उसको छीना जा रहा था। हाउएवर जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी इस एक्ट की उसको चैलेंज किया गया डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2001 में। किस ग्राउंड में? कि जो एक्ट है ये वायलेटिव है अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 21। सो कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिफाई करा कि जो पोजीशन है यहाँ पे मेंटेनेंस की मुस्लिम वुमेन को लेके वो क्या है। आफ्टर डिवोर्स हस्बैंड जो है रिस्पॉन्सिबल है, लायबल है, अंडर द ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे बियॉन्ड इद्दत पीरियड ऑल्सो, एंड साथ ही साथ एक फेयर प्रोविजन बनाए, फेयर और रीजनेबल प्रोविजन कि वो किस तरीके से अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं। नेक्स्ट, कोर्ट ने यहाँ पे प्रोवाइड किया कि अगर वो अपने आप को अनेबल है मेंटेन करने के लिए,
सो यहाँ पर भी हस्बैंड इज अंडर द ऑब्लिगेशन कि वो उसको मेंटेन करें। और अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो अगर हस्बैंड भी यहाँ पर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो हस्बैंड के रिलेटिव्स यहाँ पे पिक्चर में आ जाएंगे। हस्बैंड के रिलेटिव्स भी अंडर द ड्यूटी हैं कि वो उनको मेंटेन करें। ठीक है। अब इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या और बोला कि यहाँ पर जो वुमेन का मेंटेनेंस है डिवोर्स के बाद, वो इम्पॉर्टेंट है और वो रिजॉल्व हो सकता है इशू किसके तहत, यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर हम अप्लाई कर देते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 44 में दे रखा है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर जो मुस्लिम वुमेन के मेंटेनेंस का जो कंट्रोवर्सी है ना पूरी, कि मुस्लिम्स कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि उनके पर्सनल लॉ में इंटरफेयर किया गया है, और दूसरी तरफ हम राइट्स देना चाहते हैं कुछ वुमेन्स को जो थोड़ी वल्नरेबल है, जिनको राइट्स प्रोवाइड नहीं है। तो ये जो थोड़ी कंट्रोवर्सी है ना, इनको हम सेटल कैसे कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर स्पेसिफिकली कोर्ट ने मुस्लिम वुमेन के मेंटेनेंस के रिगार्डिंग तो बात की ही, साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी काफी ज्यादा पॉइंट आउट किया, स्ट्रेस किया कि जो ये कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं आइडियोलॉजीज को लेके, इसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा किया जा सकता है, जो कि प्रोविजन कहाँ दे रखा है, आर्टिकल 44 के अंदर दे रखा है। एंड ये जो हमारा प्रोविजन है ये क्या है, एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, जो कि एनफोर्सेबल नहीं है, जस्टिफेबल नहीं है, इसीलिए ये अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। होपफुली आपको ये पूरा केस समझ में आ गया होगा। आज हमने ब्रीफली डिस्कस किया इस केस में क्या क्या हुआ था, क्या फैक्ट्स थे, और कोर्ट ने क्या डिस्कस किया, क्या जजमेंट दी। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।